नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में 11 प्रस्ताव आए। इनमें मुख्य रूप से चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित 2 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रहे, जिन पर मंत्रिमंडल ने सहमति जता दी है। राज्य में संचालित अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना को लेकर निर्णय लिया गया है। वहीं कैबिनेट फैसलों की जानकारी सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने दी। एक तो मैं आवास विभाग का डिसीजन बताना चाहूँगा, जिसके तहत आपके निम्न जोखिम वाले भवन हैं, जिसमें एकल आवासीय भवन होंगे, छोटे व्यावसायिक भवन होंगे, इसको आप एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट द्वारा स्वप्रमाणित करते हुए भी सैंक्शन करा सकते हैं, जिससे आपको जो है विकास प्राधिकरण में इसको नक्शा सबमिट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हालांकि वो ऑप्शन भी, वो विकल्प भी आपके पास रहेगा, लेकिन आप स्वप्रमाणित करते हुए इसको कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाना, सुगम बनाने के लिए किया गया है। एक दूसरा महत्वपूर्ण डिसीजन है, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हैं, पीएनजी और सीएनजी, इन दोनों पर वैट का प्रतिशत कम किया गया है। 20% से घटा करके 5% किया गया है। ये हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। एक जो संस्कृति विभाग के तहत जो ग्रामीण कलाकार हैं, उनको पेंशन दिया जा रहा था, तो 3,000 की धनराशि को बढ़ा करके 6,000 किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के सांकरी में आयोजित केदारकांठा पर्यटन तीर्थाटन शीतकालीन महोत्सव में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने विंटर फेस्टिवल का शुभारंभ करते हुए पर्यटक दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि सांकरी केवल एक गांव नहीं, बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति का जीवंत संग्रहालय है। मुख्यमंत्री ने शीतकालीन पर्यटन को पलायन रोकने और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का मजबूत माध्यम बताते हुए इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान भी किया। इस राज्य की स्थापना में जिनका बहुत अहम योगदान रहा, सभी सम्मानित राज्य आंदोलनकारी एवं उनके परिजन, गंगोत्री धाम मंदिर समिति के सम्मानित अध्यक्ष सेमवाल जी और आए हुए सभी हमारे तीर्थ पुरोहितगण और काशी भूमि की सम्मानित जनता, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों एवं प्यारे बच्चों और कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी मीडिया के मित्र और बड़ी संख्या में आए हुए सभी हमारे बच्चे और सभी अभिभावकगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी का इस रजतोत्सव के इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। सर्वप्रथम मैं माँ भागीरथी के पावन तट पर विराजमान काशी विश्वनाथ की साष्टांग भूमि को प्रणाम करता हूं और राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर इस देवभूमि रजतोत्सव के अवसर पर आप सभी का हृदय से और आज के इस अवसर पर मैं राज्य के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले सभी अमर बलिदानियों एवं आंदोलनकारियों को भी मैं सत नमन करता हूं। साथ ही मैं पुरोला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजेश जुआठा जी को भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के प्रेरणा, उत्तराखंड के गांधी तथा लोक संस्कृति के महान पुरोधा स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी जी की भी आज जयंती है। मैं सवेरे आज देहरादून से उनको स्मरण करके, उनको नमन करके वहां निकला। आदरणीय बड़ोनी जी ने अहिंसा, सादगी और अडिग संकल्प के साथ पृथक उत्तराखंड राज्य की अलग जगाई। उन्होंने लोक कला और लोकगीतों को आंदोलनों का सशक्त माध्यम बनाकर जन जन को जोड़ा और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन को एक व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया। चोपड़ा और केदार नृत्य के बेजोड़ कलाकार स्वर्गीय बड़ोनी जी के उत्तराखंड राज्य निर्माण तथा देवभूमि की समृद्ध लोक संस्कृति के लिए
दिए गए योगदान के लिए उनके सम्मान में उनकी जयंती को लोक संस्कृति के दिवस में भी मनाते हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी की तरफ से, समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से स्वर्गीय इंद्रमणि बड़ोनी जी को भावांजलि समर्पित करता हूं। मुझे आज यहां पहुंचकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि 3 दिवसीय जो देवभूमि रजत उत्सव के माध्यम से राज्य आंदोलन के गौरवशाली इतिहास तथा आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नई पीढ़ी तक, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का बहुत सार्थक प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। इसके साथ ही इस रजत उत्सव के माध्यम से जहाँ एक और राज्य में शीतकालीन चारधाम यात्रा को प्रोत्साहित करने का भी प्रयास किया जा रहा है, वहीं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराएं और लोक कलाओं के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में भी काम किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए ऐलान किया कि वह कल बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और उन पर लगे आरोपों का प्रमाण बीजेपी से मांगेंगे। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए जवाब दिया है कि वह खुद हरीश रावत के स्वागत के लिए बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहेंगे और उनके लिए वह कार्यालय में चाय की व्यवस्था भी रखेंगे और अगर हरीश रावत बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो वह उनका स्वागत भी करेंगे। हरीश रावत जी का हम अपने कार्यालय में स्वागत करते हैं। हम उनके लिए बढ़िया सी चाय बनवा के रखेंगे। भोकू लगाने की आने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के दफ्तर के अंदर आकर और वो भाजपा में हो जाएं, ऐसी मैं अपेक्षा भी करता हूं। मैं उनके स्वागत के लिए आ रहूंगा। सर वो तो प्रमाण मांगने के लिए 2017 से लेकर जो आरोप आप उन पर लगा रहे हैं, वो जनता प्रमाण दे रही है। हर प्रकार का प्रमाण जनता दे रही है। जब चुनाव आते हैं तो जनता 4 चुनाव में उनको प्रमाण दे चुकी है। इसलिए प्रमाण हमसे न मांगे, प्रमाण वो जनता से मांगे। वो कह रहे हैं कि मेरी जो भावना है उसको ठेस पहुंची है, आपने उन्हें पाकिस्तान का तपस्या करें भाई। किसी भावना ठेस पहुंचती है तो व्यक्ति तप करता है, तपस्या करता है और आगे से सही रास्ता पकड़े, इस काम में लगता है। प्रदेश के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड ने एक बार फिर सियासी तूल पकड़ लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए एक महिला को हथियार बना रही है। भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने न तो अदालत में सबूत दिए और न ही संवेदनशील मुद्दे पर जिम्मेदार राजनीति की। साथ ही चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि माफी न मांगने पर प्रदेश भर में बीजेपी प्रदर्शन करेगी। एक ऐसी महिला को हथियार बना दिया है। जो महिला जिसे अपना पति बोलती है वो उसको अपना पत्नी मानने को तैयार ही नहीं। उसका सामाजिक कोई अस्तित्व नहीं है, ना समाज में उसको स्थान है। इस प्रकार की महिला से और 2 प्रकार के काम कांग्रेस कर रही है। पहला काम, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जो अनुसूचित जाति से संबंधित है उनको अपमानित करने का काम करके पूरे अनुसूचित समाज को कांग्रेस के लोगों ने अपमानित किया है। दूसरा, अंकिता भंडारी की मृत्यु के बाद, और मैं जिस बात को पहले से कह रहा हूं, बार बार उस मृत आत्मा पर लांछन लगाने का कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अनेकों नाम अभी तक वो ले चुके हैं। सत्यता ये थी कि जब न्यायालय में मुकदमा चल रहा था, उनको कोई प्रूफ होता, कोई जानकारी तो न्यायालय में जरूर देते, लेकिन वहां वो पीठ दिखाकर भागे हैं। और आज उसकी मृत्यु के बाद बार बार उस बेटिया को अपमानित करने का कांग्रेस कर रही है और कल एक हथियार के रूप में इस महिला का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उस महिला के माध्यम से अनुसूचित जाति के समाज पर भी लांछन लगाने का काम कांग्रेस ने किया है। हमारा अनुसूचित जाति का मोर्चा बहुत आक्रोशित है और जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। पहाड़ों की रानी मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। झूला घर चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता एकत्रित हुए और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की। और इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व विधायक, शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता और कांग्रेस नेता उमेंद्र थपली ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेटियों के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन बीजेपी केवल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों तक सीमित रह गई है। ये जो सारे मामले का जो खुलासा हुआ वो भाजपा के नेताओं द्वारा ही हुआ। अगर एक पति पत्नी का झगड़ा ना होता तो शायद वो ऑडियो क्लिप भी बाहर नहीं आती। वो ऑडियो क्लिप बाहर आई। लगातार उर्मिला ने 2 दिन से सोशल मीडिया पर उसको चलाया। उसने बताया कि जिस तरह से भाजपा के दिग्गज नेता इस अंकिता हत्याकांड में उस सितंबर
जो 2022 में जो हत्याकांड हुआ उसमें शामिल थे, क्या अभी भी भाजपा सरकार मौन है? मैं आज सुबह उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान पढ़ रहा था कि कांग्रेस बताएगी वीआईपी कौन है। अरे भाई, कांग्रेस कहाँ से बताएगी? कांग्रेस क्या सीबीआई है? कांग्रेस ईडी है या सीबीआई? कांग्रेस इस मामले की जांच कर रही है। ये उत्तराखंड का ही नहीं, पूरे देश का और महिलाओं, खासकर महिलाओं का दुर्भाग्य है कि अंकिता भंडारी केस में ऐसी स्थितियां पैदा हो गई। ऑनरेबल कोर्ट ने भी जो है उनके हत्यारों को जो है जेल के पीछे रखा, लेकिन असल जो किसके लिए अंकिता भंडारी ने ये प्राण न्यौछावर किए, किसके लिए जो उसने अपनी बलि चढ़ाई, कौन वो बीजेपी का नेता है जिसका नाम बार बार उजागर होने के बाद जो है अप्रत्यक्ष रूप से उजागर किया जा रहा है। आज तो उन्हीं के लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि फलां कोई गट्टू क्या गट्टू है, गट्टू हम नहीं जानते, उसका नाम जो है आगे आने का वो किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी ने, हमारी एक छोटी बहन जिसने एक मिसाल पेश की। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज फायरिंग की वारदात ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। लक्सर फ्लाईओवर पर अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने कोर्ट पेशी के लिए ले जाए जा रहे कुख्यात अपराधी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और इस हमले में अपराधी के साथ साथ सुरक्षा में तैनात 2 पुलिस कांस्टेबल भी घायल हो गए। वहीं घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जाम का फायदा उठा करके जो भी समझे उस पर फायर किया है, 2 गोलियां उसको लगी हैं और हाई सेंटर रेफर कर, बाकी हमारी टीमें लगातार चेकिंग कर रही हैं। जल्दी कौन लोग थे क्या थे उस पर हम कार्रवाई करेंगे और जल्दी लोगों को पकड़ लेंगे। सर, ये जिससे गोली लगी आज कोर्ट पे इसकी पेशी थी और हार्डकोर क्रिमिनल बताया जा रहा है, कई सारे मुकदमे उस पे हैं, तो आज पेशी थी उसकी। एक पुलिस का रूटीन वर्क है, तो पुलिस उसको जब पेशी के लिए ला रही थी रास्ते में उस पर ही अटैक हुआ। हरिद्वार के क्षेत्र में जन जन की सरकार जन जन के द्वार शिविर में 225 लाभार्थियों को विभिन्न प्रमाण पत्र वितरित किए गए और 987 लोगों को विभिन्न विभागों की संचालित योजनाओं से लाभान्वित किया गया और साथ ही जनता की समस्याओं को उनके द्वार पर सुलझाने और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया गया। लालढांग में कार्यक्रम था, न्याय पंचायत स्तर पे हर जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, उसका अपना रोस्टर अलग अलग जारी है। कल जो था ये लालढांग में था और इसमें 23 विभागों ने अपने स्टॉल लगाए थे। 27 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। 70 शिकायतें कुल प्राप्त हुई थी और इसमें 225 जो है लोगों ने वहीं पर जो स्टॉल लगे हुए थे विभिन्न योजनाओं का लाभ लिया और बड़ी संख्या में जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से लोग इस शिविर में उन्होंने प्रतिभाग किया। अब तक के टोटल में कितने हो? टोटल संख्या एक बार इसका जो अगर हम कहें चूंकि शिविर कई जगह चल रहे हैं तो उसका कंपाइलेशन जारी है और जो निस्तारण है उसका प्रतिशत है अभी लगभग 45% शिकायतों का निस्तारण लगातार मतलब तत्काल प्रभाव से हो जा रहा है और बाकी जो योजनाओं का लाभ है वो कोशिश है कि 100% योजनाओं का लाभ जो है मौके पे ही उनको दिया जाए। यूपी सरकार ने अखिलेश सरकार के समय पास किए गए मदरसा शिक्षकों और अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान से जुड़े विवादित विधेयक को लेकर वापस उठाए जाने को लेकर बड़ा कदम उठाया है। इसी को लेकर हरिद्वार के संत समाज ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे प्रशासनिक संतुलन की दिशा में जरूरी करार दिया, जिसको लेकर महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस फैसले के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह निर्णय शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता लाने वाला है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का देर से लिया हुआ अच्छा फैसला है, क्योंकि किसी भी शैक्षणिक संस्थान को इतने अधिक अधिकार नहीं दिए जा सकते जिससे कि उनके ऊपर अगर वो कोई ऐसी अप्रिय घटनाएं वहाँ घटित होती है जिससे प्रशासन कोई कार्रवाई न कर सके। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार से मदरसों को और वहाँ के जो पढ़ाने वाले मौलवी आदि हैं उनको इतने अधिकार और इतनी असीमित पावर दी हुई थी, उसके कारण उसका दुरुपयोग हो रहा था। लगातार प्रतिदिन मदरसों में ऐसी घटनाएं हो रही थी जिस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। तो ये निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार का
वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा और ये निर्णय लिया है। इस निर्णय से निश्चित रूप से जो पढ़ने वाले वहाँ पर छात्र हैं उनको राहत मिलेगी। बिजली कटौती के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल उन पर आरोप है कि वे अपने समर्थकों के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों के सरकारी आवास पर पहुंचे और बिना अनुमति बिजली आपूर्ति कटवा दी। बिजली विभाग का कहना है कि बिना शटडाउन खंभों पर चढ़कर लाइन काटी गई, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। मामले के बाद विद्युत विभाग हरकत में आया और उपखंड अधिकारी ने सिविल लाइंस कोतवाली में विधायक के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। माननीय विधायक जी द्वारा प्रातः काल में ऐसा किया गया, संयोजक विच्छेदन किया गया जो कि नियम विरुद्ध था। उनके द्वारा यह कहना कि जनता में जो समस्या उत्पन्न हो रही, जनता को रोस्टिंग की वजह से एहसास दिलाने के लिए किया गया। 2-3 जगह मैंने फेसबुक में ये देखा उनका, ये उचित नहीं था। हमें एहसास रहता है जनता की तकलीफों का, क्योंकि हम भी इस काम को देखते हैं। हम भी जनता के पार्ट है, जनता से अलग नहीं है। हम भी जहाँ रहते हैं वहाँ लोगों की लाइन है, उसी लाइन से हम भी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से किसी चीज को एहसास जताने का तरीका बिल्कुल उचित नहीं था। माननीय विधायक जी आए और उन्होंने लाइट काटा। लाइट काटते वक्त वीडियो में देखेंगे आप, स्पार्किंग हो रही है। स्पार्किंग की वजह से फेज और न्यूट्रल टच हुआ, जिसकी वजह से अंदर वायरिंग भी डैमेज हुई। हो सकता था कोई बड़ा हादसा होता। माननीय विधायक जी के लिए भी सुरक्षित नहीं था और घर के लोगों के लिए भी सुरक्षित नहीं था। माननीय विधायक जी कई जगह पे पोल पे चढ़े, वो भी सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं लगा, था भी नहीं। और इस तरह से किसी भी बिजली विभाग की लाइन को किसी भी व्यक्ति द्वारा लाइन को इस तरह से कार्रवाई करना, टच करना, उस पर काम करना, ये गैर वैधानिक नहीं है और यह स्वीकार्य भी नहीं है। नैनीताल में वर्ष 2018 के बाद एक बार फिर विंटर कार्निवल का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्निवल 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें देश के कई प्रसिद्ध गायक और कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे और नगर में कार्निवल को लेकर उत्साह का माहौल है। इस अवसर पर सांसद नैनीताल लोकसभा सांसद अजय भट्ट के नेतृत्व में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को सफल आयोजन की कामना की। वहीं पहाड़ की सांस्कृतिक धरोहर से ओतप्रोत प्रस्तुतियों पर दर्शक देर रात तक झूमते हुए नजर आए। हमारी संस्कृति बहुत बड़ी संस्कृति है और सबको लुभाने वाली है और मूल्य आधारित संस्कृति है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको पता है, जब आए थे यहाँ पिछली बार तो कहा था कि शीतकालीन पर्यटन भी होना चाहिए और देश के लोगों से, दुनिया के लोगों से आह्वान किया था धाम तापो, यहाँ की भाषा में मतलब धूप सेकिए पहाड़ों में। आजकल जहाँ हमारे मैदान में, हमारे देश में कई जगह कोहरे का बहुत बड़ा आतंक कहूंगा मैं, उससे डरते हैं लोग, इतना ठंड हो जाता है। लेकिन पहाड़ की माया देखिएगा, देवभूमि की इतनी चटक धूप आ रही है कि में कपड़े उतारने पड़ रहे हैं कई लोगों को। शाम सुबह ठंडा जरूर है। तो आज हमारे पूरे देश से पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं देवभूमि रजत उत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक विरासत और विकास का भव्य संगम देखने को मिला। सत्र का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष रमेश चौहान ने किया, जबकि इस दौरान चित्रकला, नृत्य और रंगोली प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सांस्कृतिक संध्या में लोक कलाकार अजय भारती समूह और हिल फाउंडेशन डांस एकेडमी की प्रस्तुतियों ने समावान दिया। आपको बता दें, उत्सव के अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में शामिल होंगे और रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। हरिद्वार में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय में ई रिक्शा संचालन से संबंधित विषयों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई, जहां बैठक में क्षेत्रीय ई रिक्शा यूनियन के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया और इस दौरान ई रिक्शा के सुरक्षित, सुव्यवस्थित और नियमबद्ध संचालन के संबंध में जिला प्रशासन और जिला सड़क सुरक्षा समिति की ओर से यूनियन प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी गई। देखिए, दिसंबर माह की सड़क सुरक्षा की जो हर मंथ की बैठक होती है, उसमें डीएम सर द्वारा निर्देश दिए गए थे कि यातायात व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा को लेकर ई रिक्शा की जो संचालन है उनको थोड़ा
रेगुलेट किया जाए। तो उसी के क्रम में एक एसओपी जारी की गई थी। उस एसओपी के क्रम में ये है कि 20 जनवरी से लेके 21 फरवरी तक जितने भी ई रिक्शा चालक और मालिक हैं, उनको पुलिस के द्वारा अपना सत्यापन करा लेना है। कोई चालक अगर ऐसा है जो हरिद्वार जनपद से किसी अन्य जनपद का निवासी है और यहाँ आके ई रिक्शा का संचालन कर रहा है, तो उसको अपने मूल जनपद में एवं हरिद्वार जनपद दोनों जगह से पुलिस का सत्यापन करना होगा। तो ये पुलिस सत्यापन करवाने का 1 माह का समय ई रिक्शा चालक और मालिकों को दिया गया है। उसके उपरांत 1 माह का समय आपका 21 जनवरी 2026 से 20 फरवरी 2026 तक का रहेगा, जिसमें कि चरणबद्ध तरीके से ई रिक्शाओं को कार्यालय बुलाया जाएगा और यहाँ पे उनका ई रिक्शा का भौतिक सत्यापन हमारे जो टेक्निकल अधिकारी RI साहब हैं वो करेंगे और उनके प्रपत्रों की भी जांच होगी। और उसके बाद फिर ये जो दोनों चरणों में जो भी सफलतापूर्वक सारे प्रोसेस कर लेंगे, अपने चरण 1 के पुलिस सत्यापन और चरण 2 में वाहन का भौतिक सत्यापन जिनका सफलतापूर्वक हो जाएगा, उन ई रिक्शा को एक स्टिकर प्रदान किया जाएगा और जो वाहन चालक हैं उनको एक ID कार्ड प्रदान किया जाएगा। और उसके बाद 21 फरवरी 2026 के बाद जिन भी ई रिक्शा के पास ये स्टिकर और ID होगा, सिर्फ वही ही संचालित हो पाएंगे। उसके अलावा कोई भी ई रिक्शा होगा उनके खिलाफ प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। ड्राइवर बदल जाएंगे, मालिक तो वही रहेंगे, तो इसीलिए हमने मालिक और चालक दोनों के लिए सत्यापन की प्रक्रिया करी है। और मालिक अगर ड्राइवर चेंज कर रहा है तो फिर मालिक की ये जिम्मेदारी है कि वो जो दूसरा ड्राइवर है उसका सत्यापन करा ले। देखिए, ये 1 महीने का ड्राइव है, ऐसा नहीं है कि उसके बाद ये जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, उसके बाद भी प्रोसेस होगा। जैसे जैसे अगर कोई नया ड्राइवर आए तो वो अपना सत्यापन कराएं और अगर कोई नया ई रिक्शा भी आता है तो उनका भौतिक सत्यापन भी होगा और उसके बाद जिनके पास भी ये ID कार्ड्स और स्टिकर होंगे वही चल पाएंगे। कोई नया ई रिक्शा या नया ड्राइवर आएगा तो उसको नए तरीके से ID कार्ड दिया जाएगा या उस नए ई रिक्शा को नया पुलिस सत्यापन करेगी। देखिए, इसमें इसीलिए हमने कल सारे ई रिक्शा यूनियन जितने हैं हमारे यहाँ पे 4-5 उनके साथ मिलकर एक बैठक भी करी थी और उनको ये बताया गया कि आपको 1 महीने का समय दिया गया है सत्यापन के लिए। तो ये इस 1 महीने के समय में पुलिस सत्यापन आप करा लें और उसके बाद जो 1 महीने हमारे यहाँ पे परिवहन विभाग में कैंप लगेगा जिसमें कि हम चरणबद्ध तरीके से गाड़ियों को भौतिक सत्यापन और उत्तराखंड STF ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जिसमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी फर्जी रिलायंस अधिकारी बनकर लोगों को झांसे में लेते थे। वहीं STF ने लोगों से ऑनलाइन ऑफर को लेकर सतर्क रहने की अपील भी की है। विहार करके एक जगह है, वहां विजय विहार करके एक जगह है, वहां से 2 अभियुक्तों को, शुभम कुमार एंड राम कुमार, एक नालंदा और एक नवादा जिला बिहार का रहने वाला है, इन्हें पकड़ के लाई है। इनके पास से 8 मोबाइल फोन, 27 पासबुक्स, 18 चेकबुक्स, 30 ATMs एंड 5 आधार कार्ड एंड पैन कार्ड एक्सेट्रा बरामद हुए हैं। बेसिकली इनका जो मॉडस ऑपरेंडी रहता है, ये कस्टमर केयर नंबर जो अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं उसको ये मास्क करके अपना नंबर लगा देते हैं। तो जो हमारे विक्टिम थे उन्होंने कैंपा कोला की डीलरशिप लेने के लिए रिलायंस का कस्टमर केयर नंबर गूगल से ढूंढा और इनका कस्टमर केयर नंबर मिला। वैसे इनका कस्टमर केयर नंबर मिला, इन्होंने उसको कॉल किया और ग्रेजुअली इन्होंने 23 लाख रुपए 3 फर्स्ट लेयर के अकाउंट्स मिले हैं उसमें डलवाए। हरिद्वार में बृहद स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए प्रशासन द्वारा स्थापित कंट्रोल रूम में शिकायतें दर्ज होना शुरू हो गई हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में विकास भवन में बने कंट्रोल रूम में पहले ही दिन 27 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 9 का तत्काल निस्तारण कर दिया गया। CDO ललित नारायण मिश्रा ने बताया कि शेष शिकायतों पर भी संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। वहीं प्रशासन ने आमजन से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की है। यहाँ पर जनपद मुख्यालय पे कंट्रोल रूम स्थापित किया है, जिसमें स्वच्छता संबंधी कोई भी शिकायत फोन पे करके भी कर सकता है और व्हाट्सएप पे भी कर सकता है। इसमें अभी तक जो है 27 शिकायतें आई हैं। ज़्यादातर शिकायतें जो हैं वो नगरीय क्षेत्रों की हैं, कुछ एक ग्रामीण क्षेत्रों की हैं। 9 शिकायतों का निस्तारण तत्काल प्रभाव से कर दिया गया था और बाकी शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को रिफर कर दिया गया था, उन पर भी कार्रवाई जारी है। हाँ, इसमें सारे जो हमारे ग्राम पंचायतें हैं और ब्लॉक स्तरीय जो भी अधिकारी हैं उनको भी निर्देशित किया गया है कि ये पूरी जो स्वच्छता अभियान की गतिविधियां हैं ये
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगातार चलाई जाएंगी। लगभग 1 महीने इसका पूरे हो चुके हैं, हम दूसरे महीने में प्रवेश कर चुके हैं और स्वच्छता शपथ भी लगातार लोगों को दिलाई जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें, मसूरी के शहीद स्थल परिसर में पटरी व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दिन रात आंदोलन कर रहे पटरी व्यापारियों की हालत ठंड के चलते बिगड़ती जा रही है और इसी बीच धरना स्थल पर एक महिला पटरी व्यापारी की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसे मौके पर अफरा तफरी मच गई। महिला को तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा के माध्यम से उप जिला चिकित्सालय मसूरी पहुंचाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। मसूरी में जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब पर्यटन सीजन आपका सीजन हमारा स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर जो हमारे जितने पटरी व्यापारी हैं इनके लिए एक बहुत ही मतलब दुख का क्षण यहाँ पर इन लोगों के लिए है। और जिस प्रकार से ये लोग आज इस टाइम पे इनका रोजगार जो चलना चाहिए था, दिन रात दुगनी चुगनी से उसको तरक्की होनी चाहिए थी रोजगार में, आज वो बेचारे धरने में उनको बैठना पड़ रहा है। बहुत ही बड़े दुख की बात है। और मैं समझता हूँ मसूरी का जो हमारा प्रशासन है, मसूरी नगर पालिका जो हमारी है, उनको इसमें संज्ञान नहीं ले रहे हैं, ये भी बड़े दुख की बात है। आज 4 दिन इन लोगों को यहाँ बैठे हो चुके हैं, कोई भी आपके सरकारी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और इनका किसी भी तरह ये एक मसूरी की मैं समझता हूँ एक रीढ़ है। इनके बगैर अगर हम बोलें कि मसूरी आप किस तरह आपके तरक्की कर सकती तो वो मुमकिन नहीं है। और इन लोगों के लिए सरकार को भी और हम सभी लोगों को, मसूरी वासियों को भी खड़ा होना चाहिए। इनके संगठन को और मजबूत करना चाहिए, इनके आंदोलन को और मजबूत करना चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।